ना आपी, रमजान आ रहा है, कुछ तैयारियां हुई या नहीं? क्यों रेहाना आपी की गरीबी की चादर में छेद कर रही है फातिमा आपी? ऐसी बात नहीं है जोया, हम गरीब हैं तो क्या ही कर सकते हैं। अल्लाह की रहमत रही तो हमारी भी किस्मत सही हो जाएगी। हाँ, लेकिन इस बार आपकी 5 बहुएं आई हैं। 5 की पहली रमजान आने वाली है, कैसे मनाओगी? एक तो एक कमरे का घर, उसी में सारी बहुएं जैसे तैसे गुजारा कर रही हैं। मुझे तो लगता है रियाना खाला को पहले घर बनवाकर बहू लानी थी। ऐसे कोई किसी की जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करता है। सारी पड़ोसनें ऐसे ही बात कर रही थी कि तभी रेहाना की बड़ी बहू सबा वहां आ जाती है और पड़ोसनों की सारी बातें सुन लेती है। अरे ओ नूर आपी और मेरी प्यारी खालाओ, हम बहुओं की और मेरी सास की चिंता ना करिए। अल्लाह की बरकत रही तो ये रमजान बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम भी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। चलो भाई, अब हम चलते हैं, रमजान आ रहा है, तैयारियां भी करनी है। सारी पड़ोसनें अपने अपने घर चली जाती हैं। गली में फिर से वही सन्नाटा छा गया। रेहाना का छोटा सा एक कमरे का घर जैसे पड़ोसनों की बातों से और भी छोटा लगने लगा। आंगन में बिछी पुरानी दरी, कोने में रखा मिट्टी का चूल्हा, दीवार से टंगी 2-3 टेढ़ी शेल्फ, सब कुछ जैसे अपनी तंगी की कहानी सुना रही थी। आलिया, मुस्कान, नगमा, अफरीन, जरा इधर आओ सब। अभी बाहर जो खालाएं बातें कर रही थी वो मैंने सब सुन लिया है। वो लोग हमारी गरीबी पर तरस भी खा रही थी और ताने भी दे रही थी, लेकिन मैं ये तय करके आई हूँ कि इस बार हमारी पहली रमजान ऐसी होगी कि मोहल्ला देखता रह जाएगा। आपा, बात तो सही है, लेकिन हालात भी तो देखो। एक ही कमरा है, सहरी, इफ्तार, तरावीह से पहले की तैयारी, इतने लोग, फिर मेहमानों का आना जाना। सच कहूँ तो दिल घबरा रहा है। और सामान भी तो कम है, खजूर, बेसन, आटा, दाल सब लाना पड़ेगा। ऊपर से बर्तन रखने की जगह ही नहीं है। हर बार कुछ निकालो तो कुछ गिर जाता है। दीवारें भी देखो कितनी गंदी हो गई हैं। रमजान में तो घर चमकना चाहिए, सफाई आधा ईमान है, दादी हमेशा कहती है। आप लोग घबराइए मत, अल्लाह बड़ा करीम है। अगर नियत साफ हो तो बरकत खुद चल कर आती है। तभी कोने में बैठी दादी कश्मीर अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी संभालते हुए उठी। उनकी झुर्रियों में सालों का तजुर्बा था। बेटियों, रमजान से रोजे रखने का नाम नहीं होता। यह सब्र, सफाई और सलीके का महीना है। लेकिन ये घर देखो, इतना फैला हुआ है, यहाँ लोग आएंगे तो बैठने की जगह कहाँ होगी? रमजान में वैसे भी मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। इफ्तार पर कोई भी दस्तक दे सकता है। अम्मी सही कह रही है, दिल तो चाहता है कि पहली रमजान बहुओं की यादगार बनाऊं, लेकिन हालात, बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह कोई राह निकाल दे। हाँ, सच है, जगह की तंगी सबसे बड़ी परेशानी है और रसोई तो इतनी बिखरी रहती है कि खुद को भी घुटन होती है। बहुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबा की आंखों में अचानक चमक आ गई। क्यों ना हम सब मिलकर इस घर को बदल दें? बड़ा घर नहीं है तो क्या हुआ, हम इसे सलीकेदार बना सकते हैं। हाँ, और मैं और मुस्कान मिलकर पूरे घर की सफाई कर देंगे, दीवारें धो देंगे, फर्श रगड़ देंगे, पुरानी चीजें छांट कर अलग कर देंगे और जो सामान बेकार है से हटा देंगे। थोड़ा खुलापन आएगा तो जगह अपने आप बन जाएगी। सुनो, हमारे घर के पीछे जो पुराना पेड़ गिरा हुआ है ना, उसकी लकड़ी अभी भी पड़ी है। हाँ सही कहा, वो लकड़ी तो अच्छी है, बस काटने और तराशने की देर है। तो क्यों ना हम इमरान भैया से कहे कि वो उस लकड़ी से एक बढ़िया सी अलमारी बना दे और कुछ पटरे भी तैयार कर दे, जिन्हें हम रसोई में लगा दे। डिब्बे, मसाले, बर्तन सब सलीके से रखेंगे। वाह नगमा, ये तो कमाल का ख्याल है। सबा सीधे इमरान के पास गई जो बाहर चरपाई पर बैठे थे। इमरान जी, आप तो लकड़ी का काम जानते हैं, क्यों ना आप घर के पीछे वाले पेड़ की लकड़ी काट कर एक मजबूत अलमारी बना दे और रसोई के लिए कुछ पटरे भी, ताकि हम सामान ठीक से जमा कर सके। रमजान आ रहा है, घर सलीके से होगा तो दिल भी खुश रहेगा। सबा, तुम्हारी सोच ही मेरी ताकत है। अगर तुम सब साथ दो तो मैं आज ही लकड़ी काटना शुरू कर दूंगा। इंशाल्लाह ऐसी अलमारी बनाऊंगा कि मोहल्ला देखेगा। और मैं भी साथ दूंगा भाई, 2 हाथों से काम जल्दी होगा। हम तीनों मिलकर लकड़ी तराशेंगे और मैं कीले और औजार ले आऊंगा। घर हमारा है, जिम्मेदारी भी हमारी है। अगले ही पल आंगन में हलचल शुरू हो गई। इमरान और उसके भाई कुल्हाड़ी लेकर पीछे गए। लकड़ी की खुशबू हवा में घुल गई। ठक ठक की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। इधर घर के अंदर आलिया और मुस्कान ने कमर कस ली। देखो मुस्कान, पहले ये पुराने बर्तन अलग रख दो, जिनका इस्तेमाल नहीं होता उन्हें हटा देंगे। जो कोने में आज धूल जमा है ना, उसे आज साफ ही कर देते हैं। रमजान से पहले घर पाक साफ होना चाहिए। नगमा और आफरीन ने रसोई संभाल ली।
यहाँ अगर पटरा टहनी और खुशबू घुली हुई है। छतों पर हजारों आंखें आसमान को टकटकी लगाए निहार रही हैं। अचानक से मस्जिद के लाउडस्पीकर से आवाज आती है। सभी लोगों को मुबारक हो रमजान का चांद नजर आ गया है। कल पहला रोजा है। मस्जिद के ऐलान होते ही गली में शोर मच गया। जोया अपने आलीशान बरामदे में खड़ी है और रहीमा अपनी टूटी छत से चांद को देख रही है। अरे नज़मा, जल्दी जल्दी करो ना, अभी वो कोने वाला झूमर भी सफाई के लिए बचा हुआ है। ऐलान हो गया है, कल पहला रोजा है। रमजान से पहले घर की साफ सफाई हो जाए तो बरकत होती है। अरे बाजी, आप फिक्र ना करिए, सारा काम हो जाएगा। अम्मी, कल से रमजान स्टार्ट हो रहे हैं, आप मेरे लिए सुबह शहरी में बादाम शेक बना देना। रमजान मुबारक हो जोया। ये देखो, रमजान के लिए अजवा खजूर लाया हूँ, सीधे सऊदी से मंगवाए हैं। एक खजूर की कीमत सुनोगे तो हैरान रह जाओगी। आपको भी रमजान मुबारक हो आतिफ, बहुत अच्छा किया आपने, अजवा खजूर ले आए। मुझे तो बस यही खजूर पसंद है। उधर गली के मोड़ पर जफर हाथ में एक छोटी सी थैली लिए हुए घर लौट रहा है। अब्बू अब्बू, कल पहला रोजा है, हमारे घर में भी अब रोज अच्छा अच्छा खाना बनेगा। बेटा, रमजान सिर्फ अच्छे खाने का महीना नहीं, ये तो इबादत का महीना है। ये लो खजूर, अम्मी को दे दो, कल इसी से रोजा खोलेंगे। जफर, आप आ गए? रमजान के लिए सामान तो लाए हैं ना? कल पहली शहरी है। शक्कर के दाम बढ़ गए हैं रहीमा। आज सिर्फ 1 किलो आटा और आधा किलो बेसन ला पाया हूँ। चाय पत्ती कल ले आऊंगा। अम्मी, मेरी गुल्लक में 20 रुपए है, मैं शहरी के वक्त जाकर चाय पत्ती ले आऊंगी। आप अब्बू को मत परेशान करिए। रात के 3:30 बजे हैं। जोया के घर में हर तरफ रोशनी है और टेबल तरह तरह के खानों से भरा हुआ है। मोहसिन बेटा, उठ भी जाओ, शहरी का टाइम हो गया है। तुम्हारे लिए मैंने मलाई के पराठे बनाए हैं, ताज़ा अनार का जूस भी निकाला है और ड्राई फ्रूट का हलवा तो खास मैंने अपने बेटे के लिए बनाया है। मम्मी, इतना सारा खाना बना लिया आपने, मेरी तो नींद ही नहीं खुल रही। इतनी भोर में कैसे खाना खाऊं? मेरे बच्चे, जब पूरा दिन भूखा और प्यासा रहना है तो भोर को शहरी तो अच्छे से करनी ही पड़ेगी ना। चलो अब जल्दी से उठकर आ जाओ, अच्छे बच्चे आलस नहीं करते। और दूसरी तरफ रहीमा के घर में फीकी सी रोशनी है। अम्मी, आज तो रमजान की पहली सहरी है, क्या बनाया आपने? हाँ मेरे बेटे, आज रमजान की पहली शहरी है। लो, आज रात की बची हुई एक रोटी है और ये थोड़ा सा गुड़, इसे पानी के साथ खा लो, अल्लाह ताकत और बरकत देगा। अम्मी, आप नहीं खाएंगी? आपने तो सिर्फ पानी का ग्लास पकड़ा हुआ है हाथ में। फातिमा, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तुम और हैदर खा लो अच्छे से, आज पहला रोजा है, कमजोरी नहीं आनी चाहिए। फातिमा और हैदर दोनों एक साथ बैठकर शहरी खाते हैं और उनकी माँ रहीमा जफर के पास आती है। रहीमा, आज सुबह मजदूरी पर जल्दी जाना है, दुआ करना कि कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएं, ताकि शाम को बच्चों को इफ्तार के वक्त थोड़े फल ला सकूं। वो बड़े घर से जब फल और खाने की खुशबू आती है तो हैदर का चेहरा देखा नहीं जाता। रमजान की पहली सहरी के बाद सुबह के 11:30 बज रहे हैं। धूप की तपिश धीरे धीरे बढ़ रही है। जोया अपने आलीशान घर के हॉल में बैठकर नौकरों को ऑर्डर दे रही है। वहीं रहीमा दूसरों के घर काम करने जाने की तैयारी कर रही है। अरे नज़मा, फ्रिज में केसर रखा हुआ है, उससे निकालो। और हाँ, चिकन को साफ पानी से 3-4 बार अच्छे से धो लेना। मोहसिन को महक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जी बाजी, अच्छे से धो लूंगी, लेकिन आज तो आपका रोजा है, आप आराम क्यों नहीं कर रही हैं? आराम कैसे करूं? आज रमजान की पहली अफ्तारी है। मेरे अफ्तारी की शान पूरे मोहल्ले में मशहूर होनी चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि आतिफ की बीवी जोया के दस्तरखान पर क्या क्या सजता है। सबके घर तक मेरी इफ्तारी की महक जानी चाहिए। कम से कम 20 तरह की डिशेस तो होनी ही चाहिए। दूसरी तरफ रहीमा अपने छोटे से घर के दरवाजे की कुंडी लगा रही है। साथ में बेटी फातिमा भी खड़ी हुई है। अम्मी, बाहर की धूप में तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, आप रोजा रखकर इस जला देने वाली धूप में काम पर कैसे जाओगी? अरे मेरी बेटी, काम पर नहीं गई तो आज इफ्तारी में तुम्हें और हैदर को क्या खिलाऊंगी? अब अगर अल्लाह ने रोजा रखने की हिम्मत दे दी है तो काम करने की भी हिम्मत जरूर देगा। तुम बस घर में अच्छे से रहना और अपने छोटे भाई हैदर का ख्याल रखना। दोपहर के 2 बजे रहीमा काम करके घर वापस लौटती है। वो जोया के आलीशान घर के पास से गुजरती है, जहाँ जोया हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लिए हुए अपनी महंगी गाड़ी से बाहर निकलती है। अरे रहीमा, कहाँ से आ रही हो? रमजान के महीने में रोजा रखकर भी इतनी भाग दौड़ करोगी? अरे अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी? घर में बैठकर थोड़ी इबादत कर लिया करो। अरे बहन,
रमजान के रोज लिए वरदान बनकर आएगी, लेकिन पूर्णिमा में अब बस 2 दिन बाकी है और अब तक कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ पंडित जी, बल्कि जहाँ जहाँ हमने बात की वहाँ वहाँ से निराशा ही मिली है। सभी इस कलंक की वजह से कतराते हैं। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। वो लड़की तुम्हारे बेटे की जिंदगी में प्रवेश कर चुकी है, शायद तुम लोग इस बात से अनजान हो। भैया पापा, कहीं हमारा मोहन हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? हमें चलकर पता लगाना होगा। लेकिन जवान लड़का है, हम उससे ऐसे सीधे नहीं पूछ सकते, बहुत सावधानी से पता करना होगा। मुझे तो प्रेम प्रसंग का चक्कर लग रहा है। हमें जल्दी पता करना होगा, वरना ये कलंक हमारे सिर से कभी नहीं मिटेगा। लेकिन अब पता कैसे करेंगे? अरे बेटा, हमारा अनुभव कब काम आएगा? मेरे पास उसकी तरकीब है, चलो घर चलते हैं। दरअसल हरि नारायण शंभुनाथ जी के खानदानी महंत थे और शंभुनाथ जी का पूरा परिवार आज हरि नारायण दास जी के पास फिर से अपनी समस्याओं का पिटारा लेकर पहुंच गया था। उनके घर में कोई भी महिला नहीं थी और शंभुनाथ जी अपने इस सास बिना ससुराल के लिए एक पोता बहू ढूंढ रहे थे जो उनके परिवार पर लगे इस कलंक को मिटा सके। एक तरफ पंडित हरि नारायण जी से बात करके पूरा परिवार अपने घर आता है और दूसरी तरफ उनका बेटा मोहन कॉलेज में। राधा, बचपन से हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताया है, लेकिन अब ये जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी लगती है। तुम मुझे मेरे घर में बात क्यों नहीं करने दे रही हो हमारे रिश्ते के बारे में? तुम नहीं समझते हो मोहन, पूरे गांव में और समाज में तुम्हारे परिवार पर जो कलंक लगा हुआ है उसकी वजह से मेरे अम्मा बाबा कभी भी हमारी शादी के लिए मंजूरी नहीं देंगे। लेकिन राधा, तुम्हें तो पता है ना कि वो कलंक झूठ है। हाँ मोहन, मैं जानती हूँ, लेकिन ये समाज नहीं मानता ना। और तुम खुद ही सोचो, हम लोग बहुत ज्यादा गरीब है और तुम गाँव के सबसे अमीर हवेली के इकलौते वारिस हो। हमारा कोई मेल नहीं है। अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं, हम आज कॉलेज के बाद कहीं घूमने चले, कम से कम एक कॉफी तो पी सकते हैं ना? हाँ ठीक है, लेकिन हमें समय पर लौटना होगा। मुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाना है। अभी ठीक है मेरी जान, जैसा तुम फरमाओ, लेकिन अभी तो कॉफी डेट पर चल ही जाते हैं। शंभुनाथ जी का इकलौता पोता मोहन अपने ही गांव में रहने वाली एक गरीब और साधारण परिवार की बेटी राधा से बहुत गहरा प्रेम करता था। पंडित जी की बात सुनकर शंभुनाथ जी बहुत हैरान थे। इसीलिए पंडित जी के पास से लौटने के बाद उन्होंने अपना एक खास आदमी मोहन के पीछे उसकी जासूसी करने के लिए लगाया था। और 2 दिन बाद, अरे कैसे न गुस्सा करूं राम प्रसाद, तू ही बता। हमारे परिवार ने तेरे बेटे मोहन से जुड़े कितने सपने देखे थे और अब ये सब हमारी नाक के नीचे चल रहा था। अरे दादाजी, ताऊ जी, पापा, चाचा जी, आज सब हॉल में एक साथ, कोई सीरियस बात है क्या? मोहन बेटा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें हमारे परिवार की हालत पता है, फिर भी तुमने ये सब किया। आप लोग बताओगे कि आखिर मैंने किया क्या है? मोहन के ऐसा पूछते ही राम प्रसाद जी सोफे से खड़े होते हैं और अपने हाथ में लगी हुई तस्वीरों को सोफे के आगे रखी हुई कांच की मेज पर फेंकते हैं और चिल्लाकर, ये देख, ये क्या है तूने? तुझे शर्म नहीं आई? अरे ये तस्वीरें आपको कैसे पता चला? आपने मेरे पीछे फिर जासूस लगाए थे? अरे जब तो हमसे बात छुपाएगा तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। देख, ये लड़के हमारे गांव की ही है ना, वो गरीब किसान गोपाल की बेटी राधा, तो उसके साथ प्रेम प्रसंग चला रहा है। हाँ दादाजी, मुझे शर्म नहीं आती, मैं राधा से बचपन से प्यार करता हूँ। अब आप लोगों को पता चल ही गया है तो मेरी शादी राधा से कर दो। अरे ठीक है मोहन, अब तुम्हारा फैसला मानते हैं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हारी होने वाली पत्नी हमारी अग्नि परीक्षा देनी होगी। अगर वो हमारी कसौटी पर खरी उतरी तो